सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक। राइट, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? तो हमने आखिरी क्लास में सीखा था अबाउट द KSP ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। राइट, ओके, तो हम KSP को सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं और उससे जुड़े हुए हमने 2 NCERT के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। चलिए अब हम बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट ऑलरेडी हम वीक एसिड में सीख चुके हैं, वीक बेस में सीख चुके हैं। यहाँ पे वापस कॉमन आयन इफेक्ट हम सीखने वाले हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द solubility of sparingly soluble salt। चलिए तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। राइट, तो सपोज मान लेते हैं वी हैव अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बेरियम सल्फेट। हमारे पास बेरियम सल्फेट का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। राइट, तो बेरियम सल्फेट इज BaSO4 सॉलिड फॉर्म में। इसको आप जैसे ही एक्वियस करोगे ये पार्शियली डिजॉल्व होके Ba+2 आयन बनाएगा एंड SO4- 2 आयन बनाएगा। राइट, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बेरियम सल्फेट। अब अगर बच्चों मैंने इसके अंदर सोडियम सल्फेट डाल दिया तो क्या होगा? अब सोडियम सल्फेट इज द सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। राइट, तो दैट इज कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट बिकॉज उसका एसिड बेस दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो पूरे का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर इसके अंदर आपने सोडियम सल्फेट ऐड किया, सोडियम सल्फेट इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। क्यों भाई हाईली सॉल्युबल? क्योंकि इसके अंदर एक NaOH का आयन है और दूसरा H2SO4 का आयन है। राइट, बाप बेटे दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, है ना। माँ बाप दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बेटा भी तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो ये कंप्लीटली डीएसोशिएट हो जाएगा। देखो मैंने एक ही तरफ का एरो मारा है एंड इट विल गिव यू Na+2 आयन, Na+ आयन 2 बार एंड SO4- 2 आयन। अब हुआ क्या भाई? हुआ ये कि Na2SO4 डालने से BaSO4 का जो इक्विलिब्रियम था ना उसमें गड़बड़ी हो गई। कैसे गड़बड़ी हो गई? क्योंकि एक आयन कॉमन हो गया है। तो सॉल्यूशन के अंदर SO4- 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है भाई। राइट, तो आपको पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी एक रिएजेंट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला है। अब ये तो भाई रिवर्स जाना नहीं है बिकॉज ये तो स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है, तो इसको जाना पड़ेगा रिवर्स। मतलब ये दोनों वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे। राइट, एंड अगेन ये आपको सॉलिड फॉर्म में बनता जाएगा। मतलब जितना डिजॉल्व हुआ था वो क्वांटिटी कम हो जाएगा बिकॉज कॉमन आयन की वजह से डिजॉल्व हुआ जो सॉल्ट था वो वापस कंबाइन होकर सॉलिड बन गया। राइट, ओके, चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ड्यू टू SO4- 2 आयंस फ्रॉम Na2SO4, राइट, इक्विलिब्रियम ऑफ BaSO4 गेट्स डिस्टर्ब। क्या होगा भाई? Ba+2 एंड SO4- 2 आयंस वापस कंबाइन होंगे, रिकम्बाइन टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम अगेन, टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम अगेन। तो अगर ये दोनों रिकम्बाइन हो गए इसका मतलब क्या हो गया भाई? BaSO4 का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो गया। BaSO4's सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। राइट, ओके, अब यहाँ पे ना बच्चों इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। आप कॉमन आयन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो टू गेट हाईली प्योरीफाइड सोडियम क्लोराइड। अब नमक समक है ना,
नमक आपको 10 रुपये किलो भी मिलता है और एक्वा प्योर वाले का नमक 100 रुपये किलो भी मिलता है, कुछ तो फ़र्क होगा ना। और अगर आप गांव में कहीं जाओगे तो नमक आपको 1 रुपये किलो भी मिलेगा और फ्री में भी दे देंगे, ले जा, कुछ तो फ़र्क होगा, है ना। तो देखो भाई कि 100 रुपये वाले नमक में फ़र्क क्या होता है। तो हाउ दे ऑब्टेन हाईली प्योरीफाइड सॉल्ट, टू ऑब्टेन हाईली प्योरीफाइड सॉल्ट दैट इज NaCl। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, पानी लेंगे फिक्स क्वांटिटी में, उसके अंदर NaCl डालते जाएंगे, डिज़ोल्व होता जाएगा। कब तक? जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए तब तक। तो पहले NaCl को डिज़ोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया जाएगा। फिर क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो वेरी फर्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज प्रिपेयर्ड। अब ये NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर Na+ आयन होगा एंड Cl- आयन होगा। अब जैसे ही इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से HCl गैस पास कराया जाएगा, कौन सा गैस? HCl गैस पास कराया जाएगा इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा? ऑन पासिंग HCl gas from this saturated solution, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, उसको जैसे ही सॉल्यूशन में से पास करोगे इट विल गिव यू H+ एंड Cl- आयन, है ना। और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका तो रिवर्सिबल रिएक्शन सोचना भी मत कभी भी, राइट। तो अब आप देखो, जैसे ही आपने HCl गैस पास किया ना तो क्लोराइड आयन बना सॉल्यूशन में एंड दैट क्लोराइड आयन आर कॉमन फ्रॉम बोथ, बराबर। मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन बढ़ गए। अगर क्लोराइड आयन बढ़ गए तो इसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इन दोनों को वापस रिकम्बाइन होना पड़ेगा एंड यू विल गेट दी NaCl। और वो जो आपको NaCl मिलेगा ना दैट इज़ अ प्योर NaCl, क्योंकि आपने जो पहले इम्प्योर NaCl लिया था उसमें और भी सॉल्ट होंगे, जैसे कि सल्फेट सॉल्ट होंगे, कार्बोनेट सॉल्ट होंगे। वो सल्फेट और कार्बोनेट वापस सॉलिड बनने वाले नहीं है। सॉलिड खाली कौन बनेगा? सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, क्योंकि खाली क्लोराइड आयन ही कॉमन है। तो होगा क्या यहाँ पे? Na+ and Cl- recombine to give purest NaCl एंड बाकी जो सल्फेट सॉल्ट होंगे और कार्बोनेट सॉल्ट होंगे दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। सल्फेट एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। वो तो भाई सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ, राइट। समझ गए आप क्या लॉजिक है वो? तो इस तरह से आप एक्वा प्योर का 100 रुपये किलो वाला नमक बना सकते हो। इसके अंदर और इंग्रेडिएंट भी ऐड किया जाता है, आयोडीन एंड ऑल द थिंग्स, राइट। अभी आप जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिवाय जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ पे आपको एक सोल्यूशन दिया होता है और उस सोल्यूशन के अंदर आप ऐसे रिएजेंट डालते जाते हो और फिर प्रेसिपिटेट बनता है और उससे आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये आयन होगा, इसके अंदर ये आयन होगा, राइट। इस तरह से लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल चलते हैं, राइट। ओके, अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोविड का, तो आपने लैब के दर्शन भी नहीं किए हैं, बट जैसे ही लैब के दर्शन करोगे ना तो ये टाइप के एक्सपेरिमेंट फटाफट चालू हो जाएंगे। आपको कुछ अननोन सॉल्ट दिया होगा और आपको पता करना होगा वो सॉल्ट क्या है, तो आप उसके अंदर अलग अलग रिएजेंट डालोगे, राइट। और कुछ प्रेसिपिटेट बनेंगे और वो प्रेसिपिटेट से आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन सा आयन प्रेजेंट है, राइट। तो नॉर्मली अगर बच्चा सिल्वर आयन होता है ना तो सिल्वर आयन को प्रेसिपिटेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड, राइट, क्योंकि इसका KSP बहुत कम होता है, आप उसको आराम से प्रेसिपिटेट कर सकते हो। तो सिल्वर को प्रेसिपिटेट किया जाता है बाय सिल्वर क्लोराइड, राइट। आयरन के लिए है आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH थ्राइस, राइट। और कौन सा है? बैरियम। बैरियम इज प्रेसिपिटेटेड एज बैरियम सल्फेट, ओके। तो मान लो अगर आपका सॉल्यूशन के अंदर बैरियम आयन है, समझो मेरी बात,
अगर आपको अननोन सॉल्यूशन दिया है लिक्विड फॉर्म में, आपको पता नहीं है राइट के अंदर क्या हो सकता है, तो आपने जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डाला, क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4, और वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, तो समझ लो कि बैरियम आयन होगा, क्योंकि H2SO4 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट के बनते हैं। तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने तो आपको समझ जाना है कि आपको जो सॉल्ट दिया है उसके अंदर बैरियम आयन होगा। इसी तरह से HCl का सॉल्यूशन डालने से अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने तो वो सिल्वर क्लोराइड होगा, AgCl। तो इस तरह से पूरा स्कीम आपको दिया है, आपको स्कीम में देख के रिएजेंट डाल के चेक करते जाना है, पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस एंड नेगेटिव आयन का प्रेजेंस, राइट। तो ये हो गया भाई आपका कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसके बाद आएगा एक न्यूमेरिकल और उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से जुड़े हुए। चल बच्चा फटाफट कर, क्लियर। चलिए आइए तो एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 7.28 नंबर का सवाल है आपका, ये टेक्स्ट बुक का सबसे आखिरी एग्जाम्पल। बराबर, इतना खुशी हो रहा है मुझे अभी ये कराते हुए, बिकॉज पूरे 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर ये है और हमारा एक्सरसाइज भी आधा हो चुका है, राइट। चलो 7.28 क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब S निकालना है, ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड NiOH ट्वाइस इन 0.10 मोलर NaOH। हो बाप रे, तो ये अकेला नहीं दिया NiOH ट्वाइस, इसके अंदर आपने 0.10 मोलर NaOH भी डाला हुआ है, कोई बात नहीं है। यू हैव आयोनिक प्रोडक्ट, you can say solubility product also, that is KSP given which is 2 × 10⁻⁻15। चलो तो हम सबसे पहले NiOH ट्वाइस का इक्वेशन लिख देते हैं। NiOH ट्वाइस स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, आपको 2 आयन मिलेंगे Na+2 और OH मिलेगा 2 बार, है कि नहीं, राइट। अब इसके लिए अगर मुझे आयोनिक प्रोडक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि आयोनिक प्रोडक्ट IP लिखते हैं या KSP भी लिखते हैं। IP का टॉपिक अभी आपको इसी लेक्चर में मैं सिखाऊंगा, टू चेक द प्रेसिपिटेशन हम इसको यूज़ करते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। चलो तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, तो कौन कौन से आयन है, निकल +2 आयन है, 1 बार है, और दूसरा OH- आयन है 2 बार। निकल +2 आयन 1 बार है, OH- आयन है 2 बार, ठीक है। नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, हाँ, अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है, राइट, अगर इसका मोलर सॉल्युबिलिटी S है तो ये आयन आपको 1 बार मिलेगा S जितना, और ये आयन आपको 2 बार मिलेगा S जितना। ये हमने कल किया था, वैसे ही किया है, सेम टू सेम, राइट, वेयर S इज़ द मोलर सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट यू विल डू विथ NaOH, NaOH तो बाकी है अभी भाई। तो NaOH हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, इट विल कम्प्लीटली आयोनाइज। कितना है ये, 0.10 मोलर है। NaOH कंप्लीट आयोनाइज होके आपको Na+ एंड OH- मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग है, इट विल कम्प्लीटली आयोनाइज, बराबर। तो अगर ये खुद 0.10 है तो Na+ भी आपको 0.10 मोलर मिल जाएगा, OH- भी आपको 0.10 मोलर मिल जाएगा, राइट। तो अब आप देखो बच्चों, आपका Ni+2 का कॉन्सेंट्रेशन, Ni+2 एक ही जगह से मिल रहा है सॉल्ट में से, उसका कॉन्सेंट्रेशन है S जितना, (1). ऑन दी अदर हैंड OH- के 2 सोर्स हैं, OH- सॉल्ट में से तो निकला है 2S जितना, बट OH- NaOH में से भी आया है 0.10 मोलर जितना। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2S + 0.10, इसका स्कोर, समझे आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि OH- इज obtained from salt and NaOH both। तो आपका जो टोटल OH- कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा 2S + 0.10, ठीक है। चलिए अब नॉर्मली ये तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है और इसका आयोनिक प्रोडक्ट भी बहुत कम है, 10⁻⁻15 है कि नहीं। इसका आयोनिक प्रोडक्ट बहुत कम है, 10⁻⁻15 है, मतलब इसका इतना ज़्यादा आयोनाइजेशन होना ही नहीं है। मतलब इसमें से जो OH- मिलेगा उसकी इस 0.10 के सामने कोई औकात नहीं है, समझे आप, राइट। तो आप 2S + 0.10 में से 2S को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज 2S वैल्यू बहुत कम रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज सॉल्ट, और यू कैन राइट एज concentration of OH- from NiOH twice
इज़ वेरी लेस, इट कैन बी इग्नोर, यू कैन इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब इसको इग्नोर कर लो, चलो इट कैन बी इग्नोर। चलिए, तो अगर आपने इग्नोर किया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चलो, तो IP का वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁻15 दैट इज़ s⁻1। यहाँ से आप 2s + 0.10 में से इस 2s को इग्नोर करने वाले हो, है कि नहीं। 2s को क्या किया आपने, इग्नोर कर लिया, तो बचा यहाँ पे 0.10 का स्क्वायर दैट इज़ 2 × 10⁻⁻15 s इंटू ये 10⁻−10, सामने आएगा ये हो जाएगा 2 × 10⁻−13 मोलर। तो इतना रह जाएगा सॉल्युबिलिटी NaOH के अंदर, 2 × 10⁻−13 मोलर। तो इस तरह से आप कॉमन आयन इफेक्ट को स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के न्यूमेरिकल में इंक्लूड कर सकते हो। सिंपल सा काम है भाई, आपको इस पे ध्यान देना है, जो भी आपका सॉल्ट है उसको सॉल्ट के लिए आपको आयोनिक प्रोडक्ट लिखना है और फिर चेक करना है कि अलग अलग आयन के कितने सोर्स है, उस हर एक सोर्स में से आपको ऐड करते जाना है एंड देन पुट इन फॉर्मूला एंड सॉल्व। बराबर, चलो इतना करो, फिर एक्सरसाइज के इसी टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल एक साथ में ख़त्म करेंगे सारे। चलो